नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंतु जी। जय सिया राम। जय सिया राम। सर, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अपने लोगों पर AK-47 से गोलियां बरसाई जा रही हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर जैसी जगहों पर नेटवर्क बंद है। ये जो तहरीके लबाक है, एक तो उसने रायता फैलाया है और दूसरा तालिबान ने इनकी नाक में दम कर दिया। इनकी नाक में दम किसने नहीं किया हुआ? पाकिस्तानी खुद अपने लिए एक प्रॉब्लम बन चुके हैं। अब जो हो रहा है ये कोई नया नहीं है। अजीत डोभाल जी का एक बार स्टेटमेंट आया था, मैं दोबारा याद दिलाता हूँ, 2012 में, कि हमें पाकिस्तान से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनके अपने इतने ज़्यादा फैक्शंस हैं, अगर हम उन्हीं को यूज़ कर लें तो हम टुकड़े कर देंगे पाकिस्तान के। 2012 में जो स्टेटमेंट थी, उसी स्टेटमेंट के दम के ऊपर उन्हें NSA बनाया गया। अब वो देखिए हो क्या रहा है। बड़े मज़े की बात है, तालिबान का जो फॉरेन मंत्री है वो भारत में आता है, और ये मंत्री वो है जो यूनाइटेड नेशंस का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। इसको बाहर ट्रैवल करने की परमिशन नहीं है। पहले आप समझिए बात को। इसको यहाँ पर आने के लिए पहले परमिशन मिली, यूनाइटेड नेशंस ने इसको परमिट किया कि आप भारत जा सकते हैं। अब यूनाइटेड नेशंस में जो परमिशन है कौन देता है? एक ही कंट्री है, USA, क्योंकि USA ने ही इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। यानी कि USA के आशीर्वाद के बाद ये FM भारत में आता है, और भारत में आके क्या बोलता है? मिलता किसको है? जयशंकर जी को। यानी कि हमने अभी तक इनकी गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी नहीं दी है, लेकिन हमने FM टू FM मीटिंग करवा दिया कि भाई एक फॉरेन मंत्री दूसरे फॉरेन मंत्री को मिलता है। वहाँ पर हुआ क्या है? जयशंकर जी ने एक स्टेटमेंट दे दिया जिसका एंडोर्समेंट अफगानिस्तान ने किया है। जयशंकर जी ने बोला, आपका हमारा बॉर्डर तो पुराना लगता है, वखान कॉरिडोर से 106 किलोमीटर बॉर्डर आपका हमारे साथ लगता है। आपको पाकिस्तान के थ्रू जो हम आपको गेहूँ, जिसको ये गंदम बोलते हैं, तो ये भेजते, जो आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। कभी चाहाबाद पोर्ट से भेजते हैं, कभी कहीं से, कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने ही कंट्री से आप तक भिजवा देंगे, और उसका एंडोर्समेंट अफगानिस्तान करता है भारत की धरती पर बैठकर। और इसका एतराज़ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एनवाई को बुलाकर किया भी है। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जो ये लड़ाई हो रही है उसका कारण क्या है। कारण ये है, अफगानिस्तान जिसको 40 साल पाकिस्तान खिलाता पिलाता, उनको परोसता रहा, पालता रहा, यूज़ करता रहा, आज वही अफगानिस्तान या तालिबान वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और उन्होंने बोल दिया कि POK आप ले लीजिए, ये तो आपका राइट है, आप ही का है, और जिस दिन आप ले लेंगे उस दिन हमारा बॉर्डर आपके साथ मिलना शुरू हो जाएगा। अब बोर्न ऑफ कंटेंशन ये चीज़ है जो कभी पाकिस्तान सोच नहीं सकता था। अब घबराहट में आकर उन्होंने अफगानियों को वहाँ पे आके एयर स्ट्राइक कर दिया। अब अफगानी जो हैं ये हैं पठान, ये पाकिस्तानियों की तरह नहीं है कि पैंटें उतार कर 93,000 सोल्जर्स सरेंडर कर दें। और अफगानियों ने भी क्या किया? पूरा मुंह तोड़ जवाब पूरे ड्यूरेंट लाइन के ऊपर उन्होंने पाकिस्तानियों के, जो उन्होंने जिसको बोलते हैं कि बोनलेस चिकन बनाया इनका, वो देखने वाला हाल है। पाकिस्तानी ये भाग रहे हैं अपनी चौकियों को छोड़कर, और 24-25 चौकियाँ ऐसी हैं जो अफगानियों ने ऑलरेडी टेक ओवर कर ली। अब देखिए, अजीत डोभाल के डॉक्टराइन के ऊपर आते हैं कि इनके अंदर इतनी फैक्शंस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब भारत ने किया क्या? मज़े की बात, अंदर से TTP ने कहर मचाया हुआ है। बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो अपनी फ्रीडम फाइटिंग के लिए लड़ रहे हैं पाकिस्तान से, उन्होंने अलग से कहर मचाया हुआ है। अफगानिस्तान में ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया, आपका बॉर्डर और हमारा बॉर्डर लगता है, बीच में बस एक कॉमन दुश्मन है पाकिस्तान। आपका भी वो दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है। जिन्होंने हमारे लोगों को 20 साल मरवाया अमेरिका के हाथों में, ये भूल नहीं सकते। ये पठान के बच्चे हैं, ये लड़ाकू कौम है, इनको मालूम है लड़ना कैसे। 2 बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को हराकर इन्होंने वापस भेजा है। पाकिस्तान इनके लिए क्या चीज़ है? तो इसलिए हमने क्या किया? अफगानिस्तान को एक्टिवेट कर दिया। हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, अंदर से पूरा घिरा हुआ है पाकिस्तान अपने हर सूबे में। तो अब 4 फ्रंट वॉर की या 2 फ्रंट की वॉर की बात ये भारत के साथ करते थे, हमने 4 फ्रंट वॉर वो खड़ा कर दिया। अब देखिए 4 फ्रंट कैसे है। एक है अफगानिस्तान से, हमारा अभी युद्ध बंद हुआ नहीं है। ऊपर जो वखान कॉरिडोर है उसके पास आता है कंट्री तजाकिस्तान, वहां पर हमारे 2 एयर बेसिस ऑलरेडी हैं जो सिर्फ 450 और 550 किलोमीटर दूर है POK से। 10 मिनट से कम में हम
पीओके एंटर कर सकते हैं ऊपर से, नॉर्थ से। और साउथ में आपने क्या किया हुआ है, अरेबियन सी में हमारी शिप्स खड़ी हैं, नेवल पूरी फ्लीट खड़ी है, और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है। अब इसको जोड़िए मोदी जी की एक स्टेटमेंट के साथ, जब नेवी ने बोला हमारा कसूर क्या है, तो उन्होंने बोला अगला मौका तुम्हें दिया जाएगा। आप समझ लीजिए कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड पाकिस्तान को अंदर से भी आप ठोक रहे हैं। इनकी जो आर्मी है वो इतनी ज़्यादा डिवाइडेड है, सारे फ्रंट्स को बचाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, सरेंडर करने के बाद वो घरों पे वापस जा रहे हैं लिटरली। और अफगानियों ने जो पाकिस्तानियों की हालत करी है, उनकी चौकियों को टेक ओवर कर लिया, और वहाँ पर खंबे के ऊपर इनकी जो पैंटें हैं वो टांग दी हैं एज अ रिमाइंडर कि तुम सरेंडर करने वाली कौम हो। ये जो लेडीज़ ड्रेस डाल के फिरते हो इसको उतारो और घर जाओ, मूछे तो है नहीं, मूछे कटाने के बाद ये हालत है। तो ये जो आज करनी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जो इसकी हालत, वो इनकी अपनी करनी है। और कर्मा है, हमेशा हमारे सनातन में बोला जाता है, जो आप किसी के साथ करेंगे वो आपके साथ होगा। इन्होंने टेररिज्म यूज़ किया, मुजाहिदीन को यूज़ किया भारत के खिलाफ। और अजीत दोभाल जी की एक स्टेटमेंट बताई, अब दूसरी स्टेटमेंट बताता हूँ आपको। उन्होंने बोला ये तो मर्सनरीज हैं, पैसे लेकर काम करते हैं मुजाहिदीन के लोग। पाकिस्तान 1000 करोड़ रुपया खर्च करता है एक साल का, हम 1800 कर देंगे। हमारे लिए 1800 करोड़ कोई खास बात नहीं है। अब आप देख लीजिए, आज वही अफगान आपके और अपने बॉर्डर को इकट्ठा करने पे लगे हैं कि आप पीओके ले जाइए। हम ड्यूरन लाइन को नहीं मानते, हम पश्तून का जो एरिया है अटक तक वो सारा हम ले जाएंगे। हम अपना काम करते हैं, अब अपना काम कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों का दुश्मन कॉमन है। तो यहाँ पर आकर गेम फंसी है। ये तो मोदी जी हैं जो आप हमेशा बोलती है कि ठंडे करके खाते हैं या परफेक्ट टाइमिंग पे खाते हैं। योगी जी के पास अगर सत्ता होती और ये मौका होता तो अभी तक युद्ध शुरू हो चुका होता, क्योंकि इतना ज़्यादा डिवाइडेड और स्कैटर्ड पाकिस्तान आर्मी है, वो इतने फ्रंट्स पर नहीं लड़ सकती। ऊपर से सोने पे सुहागा, देखिए सोने पे सुहागा बोल रहा हूँ कि आपका मॉनसून ख़त्म हो चुका है, खेतों में से फसल कट चुकी है, खेत खाली पड़े हैं, अभी अगली फसल उगाई नहीं है। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2। जी, पर आप ये देखो कि पाकिस्तान कैसा देश है जिसकी राजधानी इस्लामाबाद में भी इंटरनेट को बंद करना पड़ा है, वो तहरीक लबाक की वजह से। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पहुंच गए हैं, वहां पर जो इजरायली बंधक है हमास ने उनको छोड़ना शुरू कर दिया है। वहां पर लोग खुशियां मना रहे हैं, वहां पर वो जो समझौता और पीस एग्रीमेंट हुआ उसको लेकर लोगों में खुशी है गाजा में। और हमास के पक्ष में जो सड़कों पर उतरे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर तहरीक लबाक के लोग, उनका क्या हाल हो रहा है बताइए। बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने। अंजू जी, आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी, पाकिस्तान को ना तो हमास से मतलब है ना पैलेस्टीन से, उनको किसी से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ डॉलरों से मतलब है। उन्होंने तालिबान की जो इतनी बढ़ाइयाँ करी हैं सिर्फ इसलिए कि डॉलर मिलते थे पहले, और अब हमास की जो सपोर्ट करी है, मैंने खुद अपनी वीडियोस के ऊपर देखा है कई बार, जो यूट्यूब की तरफ से कई बार एड्स लगती हैं, उसमें पाकिस्तानी भीख मांग रहे होते हैं कि हमें हमास की सपोर्ट के लिए पैसे चाहिए। और आप देखिए अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान ने जब अपने आप को लिबरेट किया, जब ये बोलते हैं कि लिबरेशन लिया उन्होंने, जब उन्होंने 15 अगस्त 2021 को अपनी गवर्नमेंट बना ली, तो पाकिस्तानियों ने उनके लिए भीख मांगनी शुरू कर दी कि अफगानिस्तान को हमने खड़ा करना है, उसके लिए पैसा दे दीजिए। अफगानियों को 3-4 बार आकर बोलना पड़ा, हमारे लिए पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें पैसे अरेंज करने आते हैं। आज जो ये हमास के साथ ये दिखते हैं कि ये हमास के साथ खड़े हैं, ये किसी के साथ नहीं खड़े, ये किसी के पीर है ही नहीं, ये पैसों के पीर है, पहली बात ये। और दूसरा, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स है। तालिबान को पहले इन्होंने हमास को सपोर्ट किया, जो पीस प्लान था इनका, शहबाज शरीफ, और दूसरा जो कुत्तों की तरफ फ्री में खाना खले चले जाता है वाइट हाउस में, आसिम मुनीर, इन्होंने पहले तो सपोर्ट कर दिया। जब अपने ही कंट्री में जूते पड़े कि ये तुमने क्या कर दिया, गाज़ा का पीस प्लान में हमास की जो कंट्रोल है वो लिखा है उसमें कि हमास को अपना कंट्रोल गाज़ा के ऊपर से ख़त्म करना पड़ेगा, और आपने इसको एग्री कैसे कर लिया, तो इमीडिएटली स्टेटमेंट को चेंज भी कर दिया। यानी कि कल डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठकर जब फ्री में लंच कर रहे थे तो वहाँ पे बोल दिया तुसी बाप, कंट्री में वापस आए तो बोलते टीटीपी को तुसी बाप। तो इनके तो बाप हर रोज चेंज होते हैं। मुझे लगता है इनकी ना इज्जत है
तो ना ही इनकी कोई बेइज्जती है। इसलिए जो आज इनके साथ हो रहा है, इनकी अपनी कंट्री में जूते पड़ रहे हैं इनको कि तुमने ये पीस प्लान को साइन कर कैसे लिया, एक्सेप्ट कैसे कर लिया, और तुम पब्लिकली इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हो। इनके लोग इनको जूते मार रहे हैं और पाकिस्तान को अब इनके लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। लोग जो सड़कों पे आए हैं, आज कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, आधी कंट्री आसिम मुनीर के साथ है, आधी नहीं है, और जो टेररिस्ट हैं इट्स अ फील्ड डे फॉर देम। ऊपर से अफगानियों ने जो कहर बचाया हुआ है, अभी तो मोदी जी का आंसर आया नहीं है। मैं रियली विश कर रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर 2 का ये परफेक्ट टाइमिंग है। मोदी जी प्लीज़ कर दो 1 2 3 जी। और उधर अफगानिस्तान की तरफ से क्या कहा जा रहा है, तालिबान के वो जो शासक है क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आईएसआईएस की ट्रेनिंग कैंप खोल रखे हैं पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन पर, उन आतंकवादियों को हमारे हवाले करो या उनको अपने देश से बाहर करो, नेस्तनाबूद करो। ये तालिबान, पाकिस्तान के आतंकवादी, सर ये किस तरह की बातें कर रहे हैं दूसरे के लिए। अंजू जी सोच के देखिए आयरनी क्या है। पाकिस्तान बोलता है कि अफगानी जो है उन्होंने टेररिस्ट को अपनी जगह पे पनाह दी हुई है। अफगान की तालिबान की जो गवर्नमेंट, जो टेररिस्ट खुद है, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट अपने पास रखे हुए हैं आईसिस के। भी एक कंट्री दूसरे को बोलता है, वो भी जो है अफगानी जो है, नॉट अफगानी, जो तालिबान की गवर्नमेंट है वो भी टेररिस्ट, और पाकिस्तान तो खुद टेररिस्ट है ही हैं। तो एक टेररिस्ट दूसरे को बोल रहा है कि तुम टेररिस्ट को संभाल के रखे हो, तो अपने वाले टेररिस्ट मुझे दे दो। मुझे लगता है कि ये जब स्वैपिंग होगा तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा और पूरे के पूरे अफगानिस्तान को पाकिस्तान में भेजना पड़ेगा, तो ही आदान प्रदान होगा टेररिस्ट का। क्यों बोल रहा हूँ? इमरान खान की स्टेटमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड के ऊपर है कि हमारे पास 40,000 से ज़्यादा खूंखार टेररिस्ट हमारे कंट्री में हैं, जिन्हें हमने ही प्रोड्यूस किया है। और अफगानिस्तान के अंदर भी सारे लोग टेररिस्ट नहीं हैं, लेकिन तालिबान जब कंट्रोल करता है तो आइडियोलॉजी में वो टेररिस्ट हर रोज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों कंट्रीज़ के अंदर इतना ज़्यादा असला है लड़ाई करने का कि यहाँ तो थोड़ी सी चिंगारी चाहिए थी। अजीत दोवाल जी ने पहले बोला था कि चिंगारी लगाने के लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चिंगारी लगी है तो पूरा ड्यूरेट लाइन पर 2000 किलोमीटर के बॉर्डर पर आग लगी पड़ी है, और ये आग थमनी नहीं चाहिए। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मुझे पता लगा है कि एक और युद्ध शुरू हो गया, मुझे मौका मिल गया है कि मैं अब नेगोशिएट कर सकता हूँ। 8 युद्ध मैं बंद करवा चुका हूँ, इसको भी मैं 24 घंटे में बंद करवा दूंगा। लेकिन अभी मैं बिजी हूँ, अभी मैं थोड़ा सा ये हमास का और ये जो स्यापा चल रहा है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे ही मैं वापस पहुँचूंगा तो मैं तालिबान और पाकिस्तान का युद्ध भी बंद करवा दूंगा। ये मेरा 9th युद्ध होगा जी, ताकि मैं फिर अगले साल जो नोबेल पीस प्राइज होगा उसके लिए नॉमिनेशन भर सकूं। फिर अब वो इकट्ठा कर रहे होंगे ना कि बाकी लोग रिकमेंड करते चाहे उनके नाम को। लेकिन एक चीज़ और है, हमारे देश के अंदर भी एक जमात है जिसको मुत्तकी के भारत आने पर बड़ा इतराज़ हो गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ महिलाओं को नहीं बुलाया गया, उस पर बवाल हो गया। फिर उसने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अगली पंक्ति में महिलाएं बैठी थी, और वो कौन रहा था? जिनको जो थैले लेकर घूमते हैं फिलिस्तीन के, उनको महिलाओं के अधिकारों की बड़ी चिंता हो रही थी। देखिए जब पैलेस्टीन में जो कुछ हो रहा है महिलाओं के साथ, तब चिंता नहीं होती। वेस्ट बंगाल में एक MBBS लड़की का गैंग रेप हो जाता है तो चिंता नहीं होती। लेकिन इनको महिलाएं, वहाँ पे जर्नलिस्ट जो थी, उनको अलाउ नहीं किया गया, उसकी चिंता हो गई है। मुझे ये समझ नहीं आता ये दोगलापन इनका कब खत्म होगा। ये बिके हुए जर्नलिस्ट हमारे कंट्री के, जो सिर्फ नैरेटिव्स को क्रिएट करते हैं अपने हिसाब से। भाई वो एम्बेसी थी अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान के जो रूल्स हैं वो वहाँ पर लगेंगे। अगर अफगानिस्तान में बोला गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी एम्बेसी में वीमेन नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी, तो ये उनका अपना रूल है। जब आप बोलते हैं कि भाई जो कंट्री का रूल है आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो यू हैव टू फॉलो इट। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट? लेकिन क्या भारत के अंदर जब मोदी जी या उनकी जो टीम है वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, क्या उसमें वीमेन अलाउड होती हैं या नहीं होती? अगर मोदी जी ये नहीं करते तो यस, हम कसूरवार हैं। तालिबान का अपना रूल है, उनका अपनी ज़मीन है, वो जो उनकी एम्बेसी है, उसमें वो लेडीज़ को आने दें या ना दें, ये उनका प्रोग्रेटिव है। वाई आर यू जंपिंग अराउंड? और मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप विमेन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो इसमें मोदी जी का रोल क्या है? तालिबान ने किया, अब तालिबान को बोलिए, आपको जवाब मिल जाएगा। जो अज्ञात वीर हैं वो आपके घर में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ये तालिबान को टच नहीं कर रहे। जो सॉफ्ट कॉर्नर है, जो सॉफ्ट पॉइंट है कि मोदी जी को बोलते रहो, गालियाँ निकालते रहो, कौन पूछने वाला है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोदी जी किसी दिन वैसे ही जवाब दें जैसे अगर तालिबान को बोला होता तो वो जवाब जैसे जवाब देते। आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तालिबान इनको जवाब कैसे देता। जी
प्रियंका वाड्रा ने शोर मचा रखा था ना, मोदी जी जवाब दें, लेकिन जब यही देवबंद में जाते हैं और वहां पर तो भारत का कानून चलता है ना सहारनपुर में, लेकिन वहां पर भी महिलाओं की एंट्री बैन थी, उस वक्त भी वोट बैंक की खातिर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोली। तो आप सोचिए किस तरह से खेल रहे हैं, क्योंकि दर्द हो रहा है ना पाकिस्तान की हालत देखकर कि क्या हो रहा है, तालिबान वहां क्या खेल खेल रहा है, उससे शायद ये अपना प्रोपेगेंडा चलाना चाह रहे हैं। और बिहार चुनाव भी सिर पर है फिर सुमित जी। अंजू जी, जो देवबंद में तालिबान के इस फॉरेन मंत्री को लेकर जाया गया, उसी से आग लगी है। ये जो टुच्ची, पंजाबी बोलते हैं टुच्ची हरकतें, जब गली के बच्चे लड़ते हैं, कांग्रेस का वही हाल है। प्रियंका गांधी का तो वो हालत हो गई है। क्यों हो रहा है? क्योंकि देवबंद में जब आप फॉरेन मंत्री को, तालिबान वाले को लेकर जाते हैं, आपने बहुत बड़ी जमात को एक मैसेज दे दिया है। आपने कंट्रोल कर दिया है, डी रेडिकलाइजेशन का काम आप तालिबान के थ्रू अब करवा सकते हैं, क्योंकि इनके जो फैक्शंस हैं उनको आपस में आपने लड़ा दिया। और कोई चक्कर नहीं है, इनको भी दिखता है कि अगर इन्होंने हमें जातियों में बांटा, आपने भी तालिबान के एफएम को बुलाकर इनकी जातियों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। मुसलमानों को जो ये इकट्ठा करके 72 तरह के मुसलमान हैं, आपने एक दूसरे के कॉकरोचों को आपस में लड़ा दिया है। इनको दिखता है इनका वोट बैंक डिवाइड हो गया है, इसीलिए ये जो हरकतें हो रही हैं, कभी विमेन का नाम, कभी किसी का नाम, ये उसके लिए हो रहा है। डाइवर्जन टैक्टिक्स है, पीछे सब्सटेंस जीरो है। चिंता मत कीजिए, मोदी एंड योगी ने जो मिलकर खेल खेला है इस एफएम के साथ, 8 दिन के स्टेट विजिट पे है वो, और यहाँ पर क्या कुछ करेगा आप समझ सकते हैं। और आप सोच के देखिए, देवबंद में ले गए, लेकिन फॉर सिक्योरिटी रीजंस ताजमहल दिखाने नहीं लेके गए। मुझे लगता है अगला स्टॉप कहीं राम मंदिर का ना हो जाए। जी बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। कोई विदेश मंत्री आप सोचिए 8 दिन के लिए आया है भारत में, तो कुछ ना कुछ तो काम वो करके ही जाएगा। वो वोट बैंक है जिसकी खातिर अभी इतनी मारामारी मची है बिहार चुनाव से पहले, वो बिखरता हुआ तो दिख ही रहा है। लेकिन एक चीज ही समझाइए कि डोनाल्ड ट्रंप को जब नहीं मिला पीस प्राइज, तो उसके बाद उन्होंने तुरंत ऐलान किया कि मैं तो चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगा रहा हूँ। तो अब चाइना कैसे डील करेगा इन हालात से? क्या असर पड़ सकता है चाइना को इस टैरिफ से? देखिए, पहली बात यह है कि जब पीस प्रोग्राम नहीं मिला, तो डोनाल्ड ट्रंप को मैं बड़ी बार पर्सनली समझा रहा था कि भैया तुम जो ये नोबेल पीस प्राइज मांगने की कोशिश कर रहे हो, ये तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज युद्ध रुकवाने के लिए नहीं मिलता, युद्ध करने के लिए मिलता है। मोदी जी को भी हमने बड़ी बार मैसेज भेजा था, उनसे भी बातचीत होती रहती है आपके थ्रू, कि भाई आपको अगर नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा। रुकवाने का जो आप बोल रहे हैं कि ये टाइम युद्ध का नहीं है, उसके लिए पीस प्राइज नहीं मिल सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ आ गया कि मुझे युद्ध शुरू करना पड़ेगा। अब फिजिकल युद्ध शुरू कर नहीं सकते, क्योंकि मिलिट्री में आधे से ज़्यादा लोग तो नशेड़िए हैं। अब युद्ध करेंगे तो करेंगे कैसे? आपको मालूम है पूरा अमेरिका में 51% लोग आज ड्रग्स के ऊपर रह रहे हैं। ड्रग्स आती हैं चाइना से, पूरी नस्ल को ख़राब कर दिया पूरी अमेरिका की। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? एक ही काम कि युद्ध शुरू करना, ट्रेड वॉर शुरू कर दिया चाइना के साथ कि 100% टैरिफ लगेगा। लेकिन उसमें गलती डोनाल्ड ट्रंप की नहीं थी, उसमें युद्ध शुरू किया पहले चाइना ने। जो रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हैं उसको बैन किया कि हम एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। इवन अगर 0.1% भी रेयर अर्थ एलिमेंट जो चाइना से निकला है वो किसी प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, तो वो एक्सपोर्ट को ऊपर बैन है, वो अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं जा सकता। अब ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो उन्होंने अमेरिका के लिए, दुनिया के लिए तो बैन कर दिए, लेकिन भारत को बोल दिया हम आपको देते रहेंगे। सोच के देखिए, भारत को बोल दिया आपको देते रहेंगे विद अ कंडीशन कि आप इसको आगे री एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। अब ये जो चीज़ है उसके कारण अमेरिका के अंदर आग लगनी ज़रूरी थी कि भैया भारत आपका इतना बड़ा पार्टनर हो गया है, आपकी जो लड़ाइयाँ हो रही थी इतने सालों से, वो आज आप उसके साथ मिलकर मेरे ही दादागिरी को ख़त्म कर रहे हो। इसके कारण 100% टैरिफ का उन्होंने प्लान कर दिया कि 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगेगा। अब चाइना ने क्या किया? फ्राइडे रात को जब स्टॉक मार्केट बंद होने वाली थी, उससे कुछ मिनट पहले जितना क्रिप्टो करेंसी था वो सारा बेच दिया। पूरी जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है वो टैंक हो गई। टैंक भी इतनी हुई है, क्रैश हो गई। क्रैश होना ही था, क्योंकि जितने बिटकॉइंस थे चाइना के पास वो सारे उन्होंने 1 सेकंड में बेच दिए पूरे रेट पर। और बिटकॉइन के अंदर मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप की खुद की है, उसकी फैमिली की है, और उसने तो जो बिटकॉइन का रिजर्व बनाया है अपने कंट्री में वो भी सारा टैंक हो गया। ये बिटकॉइन तो बढ़ता रहेगा, ये रुक नहीं सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद इसके अंदर इन्वेस्टर है। चाइना ने क्या वाट लगाई है अमेरिका की, मैं इससे आप समझ सकते हैं। ऊपर से
चाइना ने एक और चीज़ बोल दिया कि जितना भी फॉरेन डेट है, यानी कि जो इन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हुए हैं अमेरिका के, वो भी लिक्विडेट एक झटके में करने की हैसियत रखता है, ताकि अमेरिका का डॉलर, अमेरिका की करेंसी, उनका स्टॉक मार्केट सारा वो क्रैश कर सकता है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मेरे तो जैसे ही उसको पता लगा कि बिटकॉइन में मेरी वाट लग गई है, इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है कि शी जिनपिंग इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हमें लड़नी चाहिए, आइए मिलकर बात कर लेते हैं। तो इमीडिएटली ही हैज टेकन अ यू टर्न बिकॉज ही नोज व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। तो ये जो लड़ाई है ये अभी शुरू हुई है, ये ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। चाइना ने ऑलरेडी बता दिया कि अगर तुम्हारे पास कार्ड्स हैं तो मेरे पास भी कार्ड्स हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसके कारण आपका एआई, आपके सारे फाइटर जेट्स, आपका हर चीज़, कंप्यूटिंग का सिस्टम, ये सारा उसके कारण चलता है। उसने बैन कर दिया और पूरा कंट्रोल चाइना के हाथों में है एज फार टुडे इज कंसर्न। कल को किसके पास आएगा वो वक्त बताएगा। भारत ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है, लेकिन भारत और चाइना, अगर याद होगा मैंने आपके यहाँ पर वीडियो बनाया था 2 महीने पहले जब ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ था भारत के साथ, मैंने तब आपको एक स्टेटमेंट बोला था, अंजू जी आपके शो के ऊपर लोग मुझे गाली निकालेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, भारत और चाइना दोनों इकट्ठे होते हुए आपको दिखाई देंगे। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो चीज़ नहीं हो रही? जो चीज़ चाइना ने पूरे दुनिया को हॉस्टेज बना के रखा था, आपको बोल दिया मैं आपको दे दूंगा लेकिन किसी और को नहीं दूंगा। वही हो रहा है जो आपको 2 महीने पहले बोला था और लोगों ने बोला था किस बेवकूफ़ को आप ले आए। मैंने कमेंट्स पढ़े थे आपके, और आज वही हो रहा है। आपके साथ ट्रेड डील्स हो रही हैं, आपकी जो फ्लाइट्स हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स, वो चाइना से शुरू हो गई हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट्स भारत में आनी शुरू हो गई, भारत के प्रोडक्ट्स चाइना में आने शुरू हो गए। और जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारी स्टेटमेंट होती है, चाइना वही स्टेटमेंट आज देता है। चाइना हमारे से डिफरेंट स्टेटमेंट नहीं देता, यानी कि चाइना ने हमारी पॉलिसी, जो फॉरेन पॉलिसी है, उन दोनों को अलाइन कर दिया है। ये तरीका होता है अलाइज का काम करने का। और मैं क्यों इतने दावे के साथ बोल सकता था, क्योंकि मैं यहाँ पर इंडस्ट्री में रहता हूँ। मुझे मालूम है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या सोच रही है, उन्हें सर्वाइवल का मैटर है। अमेरिका इनकी वाट लगा रहा है, इनको ख़त्म करना चाहता है। अमेरिका के अंदर एक ही है कि यूएसएसआर के 7-8 12-13 टुकड़े कर रहे थे, 7 टुकड़े, कम से कम 7 से लेकर 9 टुकड़े कर रहे हैं चाइना के, ताकि परमानेंटली इसको वीक किया जाए। दिस चाइना अंडरस्टैंड्स, और इसको अगर कोई बचा रहा है आज की डेट में, वो भारत है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने इंडस्ट्रीज़ को बोलना शुरू कर दिया, आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, अब भारत में इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ से बनाकर अब दुनिया को एक्सपोर्ट कीजिए। और यही रीज़न है कि इनकी जितनी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने भारत में अपनी फैक्ट्रीज लगा लिया है। उसके नीचे लिखा जाता है मेक इन इंडिया, और उसके बाद इनकी एक्सपोर्ट्स दुनिया भर में जा रही हैं। लेकिन अगर मेड इन चाइना उसी कंपनी का माल होता है, कोई लेता नहीं है। इनकी सर्वाइवल के लिए इनको भारत के साथ हाथ जोड़ना ज़रूरी था, इनके लिए अति आवश्यक था, इसलिए इन्होंने हाथ जोड़ा है। ये सारी राइटिंग ऑन द वॉल है। मैं आपको एडवांस में बता रहा था कि क्या कुछ होगा, और अभी भी बता रहा हूँ। जो ये ट्रेड वॉर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने चाइना के साथ शुरू कर लिया, ये लंबा नहीं चलेगा, ये नेगोशिएट हो जाएगा। ये दोबारा से, जैसे पहले भी 250% का टैक्स लगाया था चाइना के ऊपर, बाद में 30% पे आ गया था, क्योंकि चाइना ने एक दिन में $50 बिलियन का अपना जो बॉन्ड्स हैं वो बेच दिए थे। पूरी मार्केट को टैंक कर दिया था। ट्रंप को चिकन आउट करना पड़ा, तभी इसको टैको बोलते हैं। ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, ही विल चिकन आउट नाउ ऑल्सो जी। और आप सोचो कि बगराम पर कब्जा करके अमेरिका अफगानिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी नजरें गड़ाए हुए था, लेकिन उनका एफएम तो भारत में आकर कहता है कि हमने तो भारत की इंडस्ट्री को कहा है कि इंडस्ट्री से कहा है कि हमारे यहाँ आकर एक्सप्लोर करो, हमारे यहाँ गैस को देखो कि कैसे लगाया जाए, रेयर अर्थ मिनरल्स पर ध्यान दो। तो वो भी तो दुखी कर रहा होगा ना डोनाल्ड ट्रंप को कि ये क्या हो गया, मैंने क्या चाहा था, क्या हो गया। देखिए, जो बागराम का पोर्ट है, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। बागराम एयरबेस ट्रंप लेना चाहते हैं, लेकिन तालिबान ने बोल दिया नॉट यू। चाइना लेना चाहता था, चाइना को बोल दिया तुम्हें भी आने नहीं देंगे, तुमने माइनिंग करनी है कर लो, उसके बदले में हमें पैसे देते रहो, लेकिन बागराम एयरबेस तुम्हें नहीं देंगे। भारत को बोल दिया है यू वांट, वी आर रेडी टू गिव इट टू यू। ये जो यूनाइटेड नेशन से परमिशन लेकर जो एफएम भारत में आया है, वो सिर्फ इसलिए है कि आपको एयरबेस, जैसे आपने तजाकिस्तान में बनाया हुआ है, वैसे ही आपको अफ़गानिस्तान में मिल रहा है। अगर अफ़गानिस्तान में आपको ये एयरबेस मिल जाता है, 8 दिन वो यहाँ पर भटूरे चने नहीं खाने आया, वो आपको कुछ देने आया है और आपसे कुछ लेने आया है। और क्या लेके जाएगा, वो आपकी इंडस्ट्री लेने नहीं आया है। अंजू जी प्लीज़ समझिए, ये डिप्लोमेसी है, ये जियो पॉलिटिक्स है, यहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। आपको अगर बागराम एयरबेस मिलता है
तो आपको अफगानिस्तान को देने के लिए क्या है? उनको खाना चाहिए, आप दे रहे हैं। उनको मेडिसिन चाहिए, आप दे रहे हैं। उनके सारी जितनी सड़कें हैं, डैम्स हैं, आप बना रहे हैं। क्रिकेट टीम को आप ट्रेन कर रहे हैं। व्हाट एल्स कैन यू गिव? उनको लेजिटिमेसी चाहिए। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी उनको एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरह देखती है। आपने इंडिकेशंस ऑलरेडी दे दिए जब उनके एफएम को भारत में बुलाकर हमारे जयशंकर जी दुनिया के बेस्ट एफएम के साथ जब आप मीटिंग कराते हैं तो आपने लेजिटिमेसी तो दे दी, बस ऑफिशियली देनी है। तो तालिबान को आपसे लेजिटिमेसी चाहिए। जिस दिन आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया, दुनिया उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी। और उसके बदले में अगर आपको एयरबेस मिलता है प्लस तालिबान की गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है कि कॉमन दुश्मन पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए, इससे बढ़िया डील हो नहीं सकती। एंड दिस इज़ राइटिंग ऑन द वॉल। मुझे लगता है जो मोदी जी वेट कर रहे हैं कि अभी तक इस मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठाया, वो बागराम एयरबेस का जो आपको एग्रीमेंट करना है कि दिया आपको, शायद उसी की वेट है। लेट्स वेट एंड वॉच। दिस आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर भारत। जी बिल्कुल। और अगर भारत के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है तो उधर पाकिस्तान के लिए बहुत टेस्टिंग टाइम है। डरा बैठे हैं तालिबान, कब उनके अटैक कर देंगे, कहाँ। लेकिन इकलौता ऐसा देश है सुमित जी जो F-16 से बमबारी अपने लोगों पर करता है, जो AK-47 अपने लोगों पर ही चलाता है। सब कुछ अपने देश के अंदर हो रहा है। भारत के साथ तो ऑपरेशन सिंदूर में सारे हथियार फ्लॉप हो गए, लेकिन उनकी टेस्टिंग अपने ही लोगों पर कर रहा है। और अपनी ही कंट्री में उनकी जो राजधानी, वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा है पिछले कितने दिन से। सोचिए क्या हाल हो गया पाकिस्तान का। मुल्ला मुनीर क्या किसी बंकर में छिपा बैठा है या व्हाइट हाउस पहुंच गया लंच डिनर करने के लिए? नहीं, वो बंकर भी अभी उसके लिए उसको बचा नहीं सकता। अभी मुझे फोटो आई थी मेरे पास, वो बुरके में कोई फिर रहा था, भैका सा। तो किसी ने बोला कि मैडम कहाँ जा रहे हो? कहता भाई मैडम नहीं, मैं तुम्हारा बॉस बोल रहा हूँ। तो ये हालत है आसिफ मुनीर की। एज फार एज हथियारों का आपने बोला कि ये अपने ही लोगों के ऊपर हथियार यूज़ कर रहे हैं। ये कौम ही हथियार टेस्ट करने के लिए है। अब अमेरिका को जब भी अपने कोई नए हथियार यूज़ करने होते हैं, टेस्ट करने होते हैं, कभी वो अफ़गानिस्तान में, कभी इराक़ में, कभी लीबिया में, कभी सीरिया में, वो यूज़ करता रहता है। चाइना को अगर कभी भी अपने हथियारों को टेस्ट करना होता है तो कहाँ करता है? शिनजियांग में। इनकी दोनों किडनियाँ निकाल के इनको भगाता है रेगिस्तान में, भागो। जब भाग रहे होते हैं तो ऊपर से इनके ऊपर हथियार टेस्ट किए जाते हैं। ये बने ही मरने के लिए हैं। हमारी ज़िंदगी शुरू होती है जीने के लिए, इनकी ज़िंदगी शुरू होती है मरने के लिए। तो इसलिए इनके ऊपर हथियार यूज़ होते रहते हैं। पाकिस्तान को भी अपने हथियार जब यूज़ कर रहे हैं तो अपने ही लोगों पे करेगा। हमारे यहाँ तो फूस हो गए, बड़ी कोशिश करी इन्होंने यहाँ पर टेस्ट करने के लिए हमारे ऊपर, लेकिन कुछ चला नहीं। तो इसलिए अगर मुझे हैरानी नहीं होती कि ये अपने लोगों के ऊपर ये टेस्ट कर रहे हैं। मैं पहले बोला है, हथियार दुनिया के इसी कौम के ऊपर टेस्ट करने के लिए बनाए गए हैं, और बनाने भी इन्हीं के कारण पड़े, क्योंकि इनका जानवरपन वो ख़त्म हो नहीं सकता। इन जानवरों को ख़त्म करने के लिए ही ये हथियार बनाए गए हैं, इसलिए टेस्ट करने दीजिए। ये बनाए इन्हीं के लिए। जी बिल्कुल। हालात तो ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन चलिए देखते हैं आगे क्या होता है वहाँ पर। जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि इस बार पाकिस्तान के 6 टुकड़े होंगे, तो पाकिस्तान उस दिशा में आगे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।